एग्जाम्पल 7.1 गिवन है और इसके अंदर बुक के अंदर जब आप इसको देख रहे होंगे तो बुक के अंदर ये जो मेथड अभी हम लोग यूज़ करके आए हुए हैं वही मेथड यूज़ किया गया है। तो हम लोग अभी जो मेथड यूज़ कर रहे होंगे वो डिफरेंट मेथड है, उससे भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं या डायमेंशनलेस प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो आपको जो मेथड ईजियर लगे फिर वो आप एग्ज़ाम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो प्रीवियसली एक डायमेंशनलेस प्रोडक्ट्स बना के आए हुए हैं, जो मेथड यूज़ किया है, उसके लिए आप ये वाला मेथड यूज़ कीजिएगा जो कि अभी हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो सबसे पहला जो काम है वो हम लोगों ने यही करना है कि जो ड्रैग फोर्स है एफ डी, उसको सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो हम लोगों ने लिखना है। तो एक थिन रेक्टेंगुलर प्लेट गिवन है, उसके ऊपर उसकी जो विड्थ है W है और उसकी हाइट जो है वो H है। अब क्या है, वो इस तरह से लोकेटेड है कि आपका फ्लूइड जो है उसके ऊपर फ्लो कर रहा है। जाहिर सी बात है इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही होगी। तो जो ड्रैग फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है प्लेट के ऊपर, वो फंक्शन है आपका किसका, विड्थ और हाइट का। इस विड्थ और हाइट का फंक्शन है। फ्लूइड विस्कोसिटी का भी फंक्शन है कि फ्लूइड किस तरह का है, डेंसिटी का भी फंक्शन है कि डेंसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, म्यू एंड रो रिस्पेक्टिवली, एंड द वेलोसिटी जिससे वेलोसिटी वो अप्रोच कर रही है। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी करने जाएं तो जो सूटेबल पाई टर्म्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स लिखते हैं, जो कि हमारा जो ड्रैग फोर्स जो मेन वेरिएबल है एफ डी। अच्छा, सेकंड वेरिएबल जो है जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है वो विड्थ है, हाइट है और फ्लूइड की वेलोसिटी भी है, डेंसिटी भी है और विस्कोसिटी है। आप चाहें तो सीरीज़ के तौर पर भी लिख सकते हैं। इसका जो यूनिट है वो एम एल माइनस के जी MLT-2 था, MLT-2। विड्थ की डायमेंशन जाहिर सी बात है लेंथ होगी, हाइट की डायमेंशन भी लेंथ होगी, वेलोसिटी की डायमेंशंस LT-1 और डेंसिटी की जो डायमेंशंस हैं वो ML-3। विस्कोसिटी इज़ ML-1 एंड T-1। सो दीज आर द डायमेंशंस फॉर द वेरिएबल्स जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट वाला प्रॉब्लम है ये एक कॉमन आपके पास शेप है जिसके ऊपर से आप लोगों ने फ्लूइड फ्लो होते हुए काफ़ी जगहों पर नज़र देखा होगा। जैसे आपके बिल बोर्ड्स होते हैं, बिल बोर्ड्स भी वो रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं। आप पे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप्स के होते हैं, तो उनके ऊपर से फ्लूइड फ्लो गुजर रहा होता है। सो दिस इज़ हाउ, अगर हम लोग देखना चाहें कि ड्रैग फोर्स के हिसाब से अगर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होंगे तो कौन से पाई टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी सेकंड मेथड यूज़ कर रहे होंगे। जो प्रीवियस मेथड हम लोग यूज़ करते हुए आए हैं ये एग्जाम्पल है और बुक में वो एग्जाम्पल उसी मेथड से सॉल्व हुई है। तो आपको जो ईजियर मेथड लगे वो आप एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स जो थे ड्रैग फोर्स उसकी डायमेंशंस, और उसकी जो डायमेंशंस थी वो इसकी डायमेंशन है MLT-2 और विड्थ, हाइट, वेलोसिटी, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। सो विड्थ, हाइट, वेलोसिटी, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। सो ये तीन 6 वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास K-R के हिसाब से अगर ये तीनों डायमेंशंस रिक्वायर्ड थी इस केस के अंदर MLT, तो 6-3 हमारे पास 3 पाई टर्म्स बनने चाहिए।
तो ये मेथड है, इसकी जो विड्थ की डायमेंशन है लेंथ है, हाइट की डायमेंशन है लेंथ है, वेलोसिटी की डायमेंशन है LT-1 और ये है ML-3 और ये है ML-1T-1। सिंस हम लोगों ने प्रोडक्ट्स क्या बनाने हैं, हम लोगों ने डायमेंशन लेस प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट्स आ रहे हो उनकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो यानी कि डायमेंशंस होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ या टाइम के हिसाब से। तो वही हम लोगों ने मेथड फॉलो किया था, वहाँ पर भी हम लोगों ने डायमेंशंस जो थी 1 बाय 1 लेंथ, मास और टाइम की ज़ीरो की थी। यहाँ पर भी हम वही प्रोसीजर यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम लोग जो लेंथ की डायमेंशंस हैं पहले उसके हिसाब से इसको ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो लेंथ वाली डायमेंशंस हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और लेंथ की डायमेंशंस ख़त्म करने के लिए जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, जिसकी कोई भी वेरिएबल, अब इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, विड्थ या हाइट, जो कि मैं वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ इन डायमेंशंस, दूसरी डायमेंशंस को कट करने के लिए। तो मैं वो जो वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ विड्थ। सो इसको भी मैं कलरफुल करता हूँ। सो मैं पहले जो डायमेंशंस करता हूँ वो है, और उसके लिए जो वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो वेरिएबल है W। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं डायमेंशन जो है लेंथ की कैंसिल करने जा रहा हूँ। लेंथ की डायमेंशन कैंसिल करने के लिए मैं कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ, विड्थ या हाइट। तो मेरी मर्ज़ी है मैं कोई भी वेरिएबल यूज़ करूँ। तो जो मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ वो है लेंथ इनटू हाइट के तौर पर। तो ये जो लेंथ हाइट है ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बाकी जो टर्म है मैं उनको मिटा रहा हूँ। जो पाई टर्म्स रिक्वायर्ड थे वो मेरे पास हैं 3। मुझे लेंथ कैंसिल करना है और उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हाइट। अब अगर हम देखें ड्रैग फोर्स के अंदर MLT-2 है, तो ये लेंथ की डायमेंशन किस तरह से कैंसिल हो सकती है इससे, अगर मैं ड्रैग फोर्स को इस हाइट से डिवाइड कर दूं। सो FD डिवाइडेड बाय हाइट, तो सिर्फ एक दफ़ा ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा हाइट से, तो ये हाइट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसकी जो डायमेंशंस बचेंगी वो बचेंगी MT-2। अब वे विड्थ है, विड्थ लेंथ डायमेंशंस है, तो विड्थ को अगर मैं हाइट से डिवाइड करूं, विड्थ ओवर हाइट, तो मेरे पास जो डायमेंशन आएगी वो हो जाएगा डायमेंशन लेस। और इस केस के अंदर मेरे पास ये डायमेंशन लेस हो गया है। सो दिस इज माय पाई टर्म, ये एक पाई टर्म मेरा फॉर्म हो गया। बट दिस वॉन्ट बी द पाई 2, ये पाई 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाई 1 जो आएगा जब ये वाला जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ड्रैग फोर्स, जब ये इससे इसका कम्बिनेशन से जो भी पाई टर्म बनेगा वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, तब ये पहला पाई टर्म होगा। तो इसको मैं पाई 2 कह सकता हूँ, क्योंकि अब ये डायमेंशन लेस हो गया है, इसकी कोई भी डायमेंशंस बची नहीं है। सिंस मैं वेरिएबली हाइट लिया है डिवाइड करने के लिए, ये हाइट ओवर हाइट है, ये तो वैसे ही 1 के बराबर हो जाएगा। हाइट ओवर हाइट, तो ये तो 1 के बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इधर कुछ भी नहीं आ रहा होगा, ये पाई टर्म नहीं बनेगा। यहाँ विड्थ ओवर हाइट है, ये तो हाइट ओवर हाइट 1 हो गया, सो दिस इज नॉट द पाई टर्म। ठीक है, बट दिस इज द पाई टर्म, ये हमारा पाई टर्म है। अब यहाँ पर वेलोसिटी के अंदर LT-1 है, तो इसको कैंसिल आउट करना है लेंथ को, सिर्फ और सिर्फ लेंथ को, तो V ओवर H। अब डायमेंशन वहाँ क्या बच जाएगी, T-1। डेंसिटी के अंदर ML-3 है, यानी कि लेंथ -3 के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा H3, तभी जाकर ये डायमेंशन कैंसिल आउट होगी। जब ये रो इंटू H3 होगा तो ये H3 क्या हो जाएगा, ये लेंथ क्यूब हो जाएगा। तो लेंथ क्यूब और ये L-3 क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास डायमेंशन बचेगी मास।
सिमिलरली इसी तरह से मैं विस्कोसिटी को कैंसिल आउट करने जाऊंगा। विस्कोसिटी के अंदर जो लेंथ की डायमेंशंस हैं, पर लेंथ की डायमेंशंस -1 है, तो -1 के लिए मैं अगेन h को मल्टीप्लाई करूंगा। सो म्यू इंटू एच, तो ये म्यू इंटू एच, अब डायमेंशंस बचेंगी mt-1। अब हमारे पास हमारी मर्जी है कि हम लोग डायमेंशन कौन सी कैंसिल आउट करते हैं, t कैंसिल आउट करते हैं या m कैंसिल आउट करते हैं, क्योंकि t कैंसिल आउट करने जाएं तो हमारे पास तब भी डायमेंशन अवेलेबल है। बट हम लोग पहले मास को कैंसिल आउट करते हैं। तो हम लोग मास की डायमेंशंस को कैंसिल आउट करने के लिए जो कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो रो एच क्यूब आ रहा है। क्यों? क्योंकि रो एच क्यूब से हमारे पास ये m फॉर्म हो रहा है। सो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे रो एच क्यूब फॉर द मैस। अब यहाँ पर अगर हमने मैस को कैंसिल आउट करना है तो बेसिकली रो एच क्यूब को डिवाइड होना पड़ेगा यहाँ पर, और वो डिवाइड होगा एफ डी ओवर एच, तो था ही पहले। अब हम लोग रो एच क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा एफ डी ओवर रो एच पावर 4, और डायमेंशंस जो बचेंगी वो t-1 बचेंगी। सही है। ये तो वैसे ही पहले ही पाई टर्म बन चुका है हमारा पाई 2, जो कि w ओवर h के बराबर है। ये वैसे ही ख़त्म हो गया था। इसके अंदर मास की डायमेंशंस है ही नहीं। मास की अगर डायमेंशंस है ही नहीं तो हमें इसके अंदर कोई भी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी, तो इसको एज इट इज़ रहने दें, v ओवर h t-1। अब इसके अंदर हम लोगों ने सिलेक्ट ही यही किया था रो एच क्यूब, तो ये रो एच क्यूब और रो एच क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। सो दिस इज कैंसिल आउट। सो इसमें अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास पाई टर्म नहीं बना है क्योंकि ये 1 के बराबर है। पाई टर्म तब बनता जब आपके पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो हमने रो एच क्यूब भी लिया था तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके अंदर म्यू एच है हमारे पास। सो म्यू एच के अंदर जो डायमेंशन है मास की वो mt-1 है। सो m पॉजिटिव है तो इसको मतलब हमें रो एच क्यूब डिवाइड करना पड़ेगा, म्यू एच ओवर रो एच क्यूब। तो ये अब आपके पास आंसर आ रहा होगा म्यू ओवर रो एच स्क्वायर। इसके अंदर जो डायमेंशंस बची हैं वो बची है t-1। ठीक है। अब हम जो डायमेंशन कैंसिल आउट करने जाएंगे वो डायमेंशन होगी टाइम की। ठीक है। अब हमारे पास टाइम कैंसिल करने जा रहे हैं तो 3 जगहों पर t इनवर्स है, इधर v ओवर h में भी, और यहाँ पर म्यू ओवर रो एच स्क्वायर के अंदर भी, और एफ डी ओवर रो एच पावर 4। ये तो आप कभी भी सिलेक्ट नहीं कर लेंगे किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि ये अगर आप डिवाइड करने चले गए, सिलेक्ट कर लिया, तो आपका फिर ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट जो वेरिएबल है, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है फिर ये हर जगह आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप t ये वाला ले लेते हैं रो एच पावर 4 ओवर एफ डी, और इसको फिर डिवाइड करने जाते हैं तो आपका एफ डी यहाँ पर भी होगा, एफ डी यहाँ पर भी होगा। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स 2-3 पाई टर्म्स के अंदर होगा, तो आप एक्सपेरिमेंट रन कर इस तरह से कर सकेंगे। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपका जो मेन वेरिएबल है वो डिवाइड होना चाहिए, वो तो एज इट इज़ रहेगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, एक ऑप्शन बचता है v ओवर h वाला, और एक ऑप्शन बचता है म्यू ओवर रो एच स्क्वायर वाला। आप चाहें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग प्रीवियसली एग्जाम्पल दे रहे थे कि अगर मैं रिपीटिंग वेरिएबल्स दूसरे लेता तो मेरे पास पाई टर्म्स दूसरे आते, तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन होगी। मैं अगर v ओवर h की बजाय म्यू ओवर रो एच स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास पाई टर्म डिफरेंट आएगा, अगर ये लूंगा तो पाई टर्म डिफरेंट आएगा, पर बात एक ही है, वो भी डायमेंशन लेस होंगे, ये भी डायमेंशन लेस होंगे। तो हम लोग जो हमें ईजियर लग रहा है हम वो ले लेते हैं, v ओवर h ईजियर होगा, बट v ओवर h t इनवर्स है, हम लोगों ने t की डायमेंशन कैंसिल करनी है, दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पर जो लेते हैं t है तो इसको हम पॉजिटिव रखने के लिए h ओवर v कर देते हैं, तो ये t के बराबर होगा। ठीक है। तो अब हम वो डायमेंशन कैंसिल आउट करने जा रहे हैं, तो ये अगर मैं t की इन्वर्स है t मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि h ओवर v मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आंसर इसका आ जाएगा। सो एफ डी ओवर रो एच स्क्वायर h पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय h ओवर v। तो ये t इन्वर्स है, ये t है,
तो ये टी इनवर्स और टी इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम लोग वो बाद में डायमेंशंस भी चेक कर लेंगे। तो मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है एफ डी ओवर रो वी एच क्यू। ये मेरे पास पाई टर्म आ रहा है और ये मेरा पहला पाई टर्म है जो कि मेन डिपेंडेंट वेरिएबल से फॉर्म हुआ है। दूसरा पाई टर्म जो है वो W ओवर H है जो कि पहले ही बन चुका है। ठीक हो गया। अब ये जो है मैंने सेलेक्ट ही यही किया था, ये तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा V ओवर H को H ओवर V से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आएगा। तो ये कोई भी हमारे पास पाई टर्म नहीं बन रहा होगा, ये 0 के बराबर 1 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी बात। ये वैसे ही 1 हो चुका था, ये भी ख़त्म हो गया था। यहाँ पर अगेन मुझे चाहिए तो मैं इसको टी इनवर्स है तो मैं टी यानी कि H ओवर V ही मल्टीप्लाई करूँगा, म्यू ओवर रो एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H ओवर V, और ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये बराबर आ रहा है म्यू ओवर रो वी एच के। तो ये अगेन डायमेंशन लेस हो गया है, अब यहाँ पर भी कोई डायमेंशंस नहीं बची हैं, तो ये जो मेरा है ये मेरा पाई 3 होगा। सो दिस इज़ द पाई 3। तो पाई 1, पाई 2 और पाई 3 मेरे पास आ चुके हैं। मैं ये तीनों टर्म्स अगले उस पर लिखता हूँ। और पहला जो है पाई 1 जो है वो है एफ डी ओवर रो वी एच क्यू, पाई 2 जो फॉर्म हुआ है वो हुआ है W ओवर H, और जो पाई 3 है वो फॉर्म हुआ है म्यू ओवर रो वी एच। सो म्यू ओवर रो वी एच। अब इस केस के अंदर आप देखें ये भी रेनॉल्ड्स नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पर वो डायामीटर था क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो थी उसके अंदर पाइप्स के अंदर वो डायामीटर होता है। इस केस के लिए वो रो वी एच है। अगर मैं इसको चाहूँ तो रो वी एच ओवर म्यू भी लिख सकता हूँ। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ म्यू ओवर रो वी एच करके भी छोड़ सकते हैं। So pi 1 is equal to जो फंक्शन है pi 1 is function of pi 2 and pi 3, और pi 1 क्या है एफ डी ओवर रो वी एच क्यूब, एंड दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ W ओवर H, विड्थ ओवर हाइट का रेशियो होगा, और ये म्यू ओवर या रो वी एच ओवर म्यू। यानी कि अगर आप एक्सपेरिमेंट्स रन करने जा रहे हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर और विड्थ ओवर हाइट का रेशियो भी चेंज कर देख सकते हैं कि जो ड्रैग फोर्स है जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे कि उसका इफेक्ट किस तरह से आ रहा है। आप देखना चाहें रेनॉल्ड्स नंबर हमें पता है कि ये डायमेंशन लेस है, हम लोग पहले भी देख के आ चुके हैं कि रो वी एच ओवर म्यू यहाँ डायमीटर था तो उसकी डायमेंशन लेस था। विड्थ की भी डायमेंशन लेंथ है, हाइट्स की भी डायमेंशन लेंथ है, तो ये भी डायमेंशन लेस है। इसको आप अगर चेक करना चाहें तो ये था ML-T-2, डेंसिटी होता है ML-3, वेलोसिटी होता है LT-1, और H जो है आपके पास वो है लेंथ क्यूब के। सो ये डायमेंशंस और M की डायमेंशंस कैंसिल आउट हो रही हैं, लेंथ और टाइम की जो डायमेंशंस हैं वो कैंसिल आउट नहीं हो रही हैं। तो हम लोग देखें कि हम लोगों ने कहाँ पर इसको एरर किया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस केस के अंदर जो एरर आ रहा है हमारे पास वो M और M भी कैंसिल आउट हो रहा है, लेंथ भी कैंसिल आउट हो रही है क्योंकि ये L-3 और L क्यूब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। T-2 और यहाँ पर जो हमारे पास T-1 है इसके अंदर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्यों है वो इस वजह से कि हम लोगों ने यहाँ पर MT-2 थी, ये भी MT-2 थी, तो ये हमारे पास जो सॉल्व होगा H स्क्वायर ओवर V स्क्वायर से सॉल्व होगा, और ये आपके पास आंसर आ रहा है। अब जो आंसर आएगा वो आएगा एफ डी ओवर रो वी स्क्वायर और H स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हमारी उधर मिस्टेक थी, ये T-2 था जिसकी वजह से इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम लोगों ने एफ डी ओवर रो H पावर 4 और H स्क्वायर ओवर V स्क्वायर के हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
तभी हम लोग टाइम वाली डायमेंशन कैंसिल आउट कर सकेंगे. सो दिस इज एफ डी ओवर रो वी स्क्वायर एच स्क्वायर. सो रो वी स्क्वायर एच स्क्वायर. तो अब इसके हिसाब से अगर हम लोग डायमेंशंस देखें तो एम एल -3, एल टी -1 है, तो ये आप स्क्वायर हो जाएगा, और ये एल स्क्वायर है. तो इसकी डायमेंशंस हम लोग देखना चाहें तो मास की डायमेंशंस सेम है, लेंथ की डायमेंशंस ऊपर सेम है, t-2 सेम है, नीचे जो है मास और कहीं नहीं है तो सेम है. लेंथ की डायमेंशंस के लिए अगर देखना चाहें तो -3 और ये स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर, और ये एल पावर 4. तो एल पावर 4 और एल -3 आपके पास लेंथ भी बचेगा. इसको -3 + 4 ये 1 के ही बराबर होगा. टाइम की अगर हम लोग डायमेंशंस देखना चाहें सो t-1 का स्क्वायर, सो वो t-2 हो जाएगा, इवेंचुअली कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस इज रो वी स्क्वायर एच स्क्वायर. अब हमारी जो डायमेंशन सही है, तो हम लोगों ने वो चेक किया कि डायमेंशन लेस सही है. पीछे जो हम लोग एरर कर आए हुए थे उस एरर को भी हम लोगों ने रेक्टिफाई कर लिया है कि वहाँ पर हम लोगों ने जब लिख रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे, mt-2 बचना था, हम लोगों ने यहाँ पर mt-1 लिखा हुआ था. तो ये हम लोगों ने गलती की हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू आया हुआ था. अदरवाइज़ हमारा प्रॉब्लम सही है. तो ये भी एक मेथड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स यानी पाई टर्म्स बनाने के लिए. तो जो मेथड आपको ईजियर लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं. सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे होंगे. उसके ऊपर एक एडिशनल कमेंट्स गिवन है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो डिफ़िकल्ट स्टेप है वो सिलेक्शन है वेरिएबल्स का, कि आपके प्रॉब्लम के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है. अगर आपने कोई मेन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल स्किप कर दिया तो मतलब आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, इश्यूज आ रहे होंगे, फिर आपके पास वो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होंगे वो करेक्ट नहीं होंगे. तो उसके लिए जो सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स हैं उसके लिए आपको अपने जो फिज़िक्स है प्रॉब्लम की या जो फेनोमेनन है उसके बारे में जो भी लॉज इन्वॉल्व हैं, जो भी पैरामीटर्स इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, वो आपको पता होने चाहिए. अगर कोई आपने बिला वजह कोई भी एक वेरिएबल ऐड कर लिया है जो कि ज़रूरत नहीं थी, स्किप हो सकता था, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तब भी आपके पास वो टाइम कंज्यूमिंग और फिर वो एक्सपेंसिव होगा अगेन टू एलिमिनेट दीज एक्सपेरिमेंटली. तो अगर कोई ऐसा वेरिएबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं. उसका ज़्यादा फ़र्क ही नहीं आ रहा है, बहुत चेंजेस के बाद कोई माइनर सा फ़र्क आ रहा हो तो वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं. तो वो कब पता लग सकता है, जब आपको ये पूरे प्रॉब्लम के बारे में, अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, उसकी फ़िज़िक्स, उसकी इक्वेशंस, उसके जो फेनोमेना है वो पता होना चाहिए. पर अगर आप इंपॉर्टेंट वेरिएबल को स्किप करेंगे, ओमिट करेंगे, तब आपके पास इश्यूज़ आ रहे होंगे और वो फिर इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है. तो काफ़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं एजम्पशन से. तो अगर देखें आपका प्रॉब्लम ईजियर हो सकता है सिंप्लीफाई होके कुछ एजम्पशन से, तो आप कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो स्किप कर सकते हैं. पर हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को जितना सिंपल हो सके और जितना करीब एक्यूरेसी के करीब हो वो भी रखना चाहते हैं. एक्यूरेसी अवॉइड यानी कि सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम्स को ईजियर करना चाह रहे होते हैं. पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम प्रॉब्लम्स को ईजियर करें और एक्यूरेसी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा हो, बट एक्यूरेसी का भी ख्याल रखना पड़ेगा. और जो वेरिएशन है, वेरिएबल है सिलेक्शन वेरिएबल्स के, वो वेरिएबल्स हम लोग 3 किस्म के हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. ज्योमेट्री क्या है, अगर फ्लूइड फ्लो के अंदर ज्योमेट्रीज इन्वॉल्व हैं, जैसे पाइप्स के अंदर डायामीटर्स इन्वॉल्व थे. अभी हम लोग विड्थ और हाइट देख रहे थे पर्टिकुलर केस के अंदर जो प्रीवियस प्रॉब्लम किया है प्लेट्स के ऊपर. कुछ केसेस के अंदर मटेरियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. वो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं विस्कोसिटी हो सकती है, डेंसिटी हो सकती है फ्लूइड की, या इवन अगर हमारे पास सॉलिड मैकेनिक्स से चीज़ें रिलेटेड हैं तो उसके अंदर भी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं. और अगला प्रॉब्लम भी रिलेटेड है उससे. एक्सटर्नल इफेक्ट्स जो प्रोड्यूस और टेंड टू प्रोड्यूस अ चेंज इन द सिस्टम. तो जो भी एक्सटर्नल इफेक्ट्स होंगे जो या तो चेंज लेकर आ रहे हों या टेंड टू प्रोड्यूस या वो प्रोड्यूस करने की काबिलियत रखते हों, वो जैसे फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, ग्रेविटी हो गई या वेलोसिटी, तो वो भी एक्सटर्नल इफेक्ट्स वाले वेरिएबल्स हम लोगों ने कंसीडर करने होंगे.
डिटर्मिनेशन ऑफ रेफरेंस डायमेंशंस, जो आर था हमारे पास, आर हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आर जो है यूजुअली बेसिक डायमेंशन के बराबर होगा। बट नॉट ऑलवेज, लाजमी नहीं है कि वो है हमेशा ऐसे ही हो, ठीक है। और एक वो प्रॉब्लम गिवन भी है, हालांकि आपके लिए जो वेरिएबल्स होंगे उसमें मास, लेंथ और टाइम तीनों आ रहे होंगे, पर जो बेसिक डायमेंशंस हैं वो सेम नहीं होंगी। So in fluid mechanics, the required number of reference dimension is 3, but in some problems only 1 or 2 are required. वो क्यों है वो हम देख सकते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के अंदर होता है, और ये प्रॉब्लम जो है आपको गिवन है एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल 7.2 है। इस प्रॉब्लम को दोनों मेथड से, ये असाइनमेंट है आपकी, इसको आप सॉल्व करें दोनों मेथड से। Solve it with both methods। जो दोनों मेथड्स मैंने किए हैं, शुरू के वाला मेथड भी और बाद में जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है उस मेथड से भी, तो ये आप सॉल्व करें। तो आपको जब ये दूसरा वाला मेथड जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, उससे आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रेफरेंस डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए, रिपीटिंग वेरिएबल्स कितने होने चाहिए। वो आपको उसकी जो मुश्किलात हैं वो सारी ख़त्म हो जाएगी। स्पेशली इस तरह के प्रॉब्लम के लिए सेकंड मेथड आपके लिए काफ़ी ईजियर रहेगा, और इसके अंदर डायरेक्टली आपको नज़र आ रहा होगा कि पाई टर्म्स तो जल्दी से ही बन गए हैं, और ये जो प्रोसीजर के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये एग्जाम्पल आप असाइनमेंट के तौर पर दोनों मेथड से सॉल्व करें। पहला मेथड तो वैसे ही एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व हुआ हुआ है, लेकिन वो भी मेथड आप यूज़ करके उसको सॉल्व करें। सेकंड जो मेथड अभी ये वाला मेथड हम लोगों ने यूज़ किया है उस तरीके से भी करें, और उससे देखें कि ये क्या फ़र्क है आ रहा है। अब यूनिकनेस ऑफ पाई टर्म्स जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, कि जो पाई टर्म्स है वो डिपेंड कर रहा होगा कि हमारा जो सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स है वो किस तरह से। अब रिपीटिंग वेरिएबल्स तो हमने अपनी मर्ज़ी से ही लिए होंगे कि जो भी लेना चाहें, लेकिन उसके प्रोसीजर्स हैं कि जो मेन डिपेंडेंट वेरिएबल है वो नहीं होना चाहिए और बाकी डायमेंशंस भी कवर होनी चाहिए। इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने कंसीडर किए थे डेंसिटी, वेलोसिटी और डायमीटर्स रिलेटेड रिपीटिंग वेरिएबल लिए थे। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ और d ओवर रो वी स्क्वायर आया था एक पाई टर्म, और दूसरा पाई टर्म आया था रो वी डी ओवर म्यू। लेकिन अगर मैं चाहता डायमीटर, वेलोसिटी और डेंसिटी की बजाय विस्कोसिटी ले लेता, ठीक है, तो अगर मैं विस्कोसिटी ले लेता एज रिपीटिंग वेरिएबल्स, तो इस केस के अंदर मेरा पाई टर्म, ये वाला पाई टर्म तो सेम रहता, बट ये वाला जो पाई टर्म है ये वैरी हो जाता, और इसके अंदर हमारे पास जो आंसर आ रहा होता कुछ इस तरह से आ रहा होता। दोनों पाई टर्म सही हैं, कोई इशू नहीं है। एक्सपेरिमेंट रन करेंगे, फंक्शन जब आएगा, जो उस एक्सपेरिमेंट रन करने के बाद आपकी वैल्यू से वो दोनों फंक्शंस डिफरेंट होंगे, पर वो डेटा आप उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, दैट्स कंप्लीटली करेक्ट, कोई इशू नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर आपने देखें कि जो रिपीटिंग वेरिएबल्स लिए गए हैं किस तरह से लिए गए हैं। एक तो लेंथ वाला लिया गया है, फिर ये जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले थे, ये डायमेंशन, ये एक्सटर्नल जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह के रिपीटिंग ये किस तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो उसने कोशिश की है कि विस्कोसिटी और डेंसिटी की जगह पर एक लें, तो उसने यहाँ पर विस्कोसिटी लिया है। वेलोसिटी, उसको जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स थे वो भी शो किया गया। बट अगर आप चाहते डायमीटर, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी भी ले सकते हैं, उससे आप देखेंगे पाई टर्म्स किस तरह से आ रहे हैं। बट अगर आप कोशिश इस तरह से करेंगे कि इस तरह से वेरिएबल्स आ रहे हैं, तीनों सेलेक्ट हो रहे हो, ज्योमेट्री भी आ रही हो, एक्सटर्नल इफेक्ट्स भी आ रहे हो, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ भी आ रही हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। पर उसके अंदर कोशिश यही होनी चाहिए कि आपकी तीनों डायमेंशंस कवर होनी चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है आपने सॉल्व करना है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि बेसिक डायमेंशंस और रेफरेंस डायमेंशंस सेम नहीं है। तो प्रॉब्लम आप दूसरे वाले मेथड से करेंगे तो वो आपका जो बेसिक डायमेंशंस और रेफरेंस डायमेंशंस वाला इशू जो है वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है उस सेकंड मेथड से। फर्स्ट मेथड से आप करेंगे तो आपको ये इश्यूज आएंगे, उसके अंदर आपको सॉल्व करने में ही मसाइल पैदा हो रहे होंगे। सो पाई टर्म्स दोनों सेम है, कोई इशू नहीं है,
देयर इज़ नॉट अ यूनिक सेट ऑफ पाई टर्म्स विच अराइजेज फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। तो कोई भी यूनिक पाई टर्म नहीं आ रहे होंगे, आपकी मर्जी है, वो हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। दो ये जो फंक्शन है फाई 1 और फाई 2 ये डिफरेंट होंगे क्योंकि पाई टर्म्स डिफरेंट हैं, पर कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, उस फंक्शन से जो बन रहा होगा उससे हम चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ डिफरेंट डायमेंशनलेस ग्रुप्स दिए हुए हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर यूज़ होते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा यूज़ होता है एंड दिस एल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, और डिपेंड कर रहा होगा किस तरह का फ्लो है। आपको नज़र आया कि हम लोगों ने जब हाइट लिया था तो ये रो वी एच हो गया था, और डायमीटर ऑफ द पाइप्स के अंदर ये डायमीटर था। फ्राउडर नंबर है, यूलर नंबर है, कॉशी नंबर है, माक नंबर है, स्ट्रूहल नंबर है, और ये वेबर नंबर है। इनको आप देख सकते हैं, और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर भी ये लिखे हुए हैं और इनकी एप्लीकेशंस बुक के अंदर रिलेटेड है। सिंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे पाइप फ्लो से, तो पाइप फ्लोज के अंदर हमारा जो ये कि हम लोग एक्सपेरिमेंट जब रन करने जा रहे होंगे, तो बजाय इसके कि मैं एक्सपेरिमेंट रन करने जाऊं, तो किसी ने पहले से अगर एक्सपेरिमेंट रन किए होंगे डायमेंशन लेस के अंदर, डायमेंशन लेस फॉर्म के अंदर, तो मैं वो डायमेंशन लेस फॉर्म के अंदर अगर हैं तो मैं वो किसी यूनिट्स में भी यूज़ कर सकता हूँ। एक मेन चीज़ एक डायमेंशन लेस के अंदर लेके आने की कि वो जो टर्म्स हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैं किसी भी यूनिट्स के अंदर यूज़ करते हुए वो अपने एक्सपेरिमेंट रन कर सकता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब हम लोग पाइप फ्लोज स्टडी कर रहे होंगे, तो ये जो फ्रिक्शन फैक्टर है, जो कि फ्लूइड्स के अंदर अभी हम बात ही कर रहे थे कि फ्रिक्शन फैक्टर आ रहा होगा, फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगी जब पाइप फ्लोज के अंदर होगा, तो एक टर्म आ रहा होता है फ्रिक्शन फैक्टर का। अब ये जो फ्रिक्शन फैक्टर है ये डिपेंड कर रहा होगा कि हमारा फ्लो किस तरह से, रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर, प्लस में कि सरफेस रफनेस कितनी है पाइप के अंदर। सो वो इसके ओवर ई ओवर डी है, तो ये भी डायमेंशन लेस है क्योंकि रफनेस भी लेंथ के यूनिट्स में डिफाइन की जाती है, डायामीटर भी लेंथ के यूनिट्स में, ये भी डायमेंशन लेस है। तो अब मैं बजाय इसके कि मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल पाइप हो और उसका मैं फ्रिक्शन फैक्टर वगैरह मेजर करना हो, कैलकुलेट करना हो, तो बजाय इसके कि मैं जाकर एक्सपेरिमेंट रन करूं, मेरे पास ये किसी ने पहले एक्सपेरिमेंट्स रन करके एक फंक्शन फाइंड आउट किया हुआ है और ये एक तरह का ग्राफ बनाया हुआ है। अब मेरे पास जिस तरह का भी प्रॉब्लम होगा पाइप फ्लो से रिलेटेड, तो मैं अपने जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ इससे। और जब हम ये यूज़ करेंगे ग्राफ, तो आपको तब ये और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।